Hello students, good evening. I am Lalchan and today we will discuss about the first year chemistry, chapter number 1, Introduction to Fundamental Concepts of Chemistry. तो चैप्टर नंबर 1 जो आपके पास फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के जो है चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं ये कुछ टर्म्स कुछ आपको बताऊंगा कि जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो 9th क्लास की केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स यूज़ की होंगी केमिस्ट्री की, वो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि वो इस चैप्टर में यूज़ भी होने वाली है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जो मैटर के बारे में बताए। तो यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखूँगा, वो आप नोट डाउन करेंगे अपने पास भी, हालांकि आप लोगों को पता भी होगी मगर फिर भी आप इसको नोट डाउन करेंगे। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties structure and composition of matter। ऐसी साइंस की ब्रांच जो मैटर की खसूसियात, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन हमें बताए, उसको हम केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो है हमारे पास केमिस्ट्री की जो ब्रांच जो है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और इस मैटर के अंदर जो चेंजेस जो हो रही हैं मैटर अगर किसी एनर्जी वगैरह में चेंज हो रहा है या मैटर में जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस के बारे में भी ये डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच। तो इसमें इस केमिस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशंस, कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे पास एटम के बारे में, एटम से पहले ये जो वर्ड है मैटर की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये आप लोगों को सबको पता है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग which has mass and occupy the space, which weighs and occupy the space is called matter। ये आप लोगों को पता है, बच्चों वाली डेफिनेशन है, ये सबको पता है। मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस पर ऊपर नहीं जाते अभी। अच्छा, अभी सिर्फ डेफिनेशन हम कुछ चीज़ों की कर रहे हैं। एटम क्या है ये भी आप लोगों को पता है। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल जो है मैटर का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। छोटे से छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल जो है तो डिवाइड नहीं हो सके इज कॉल्ड एटम। सही है, तो एटम के बाद में हमारे पास कुछ और मज़ीद डेफिनेशंस भी हैं। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल इसको कहते हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री, मैटर और एटम की डेफिनेशन हमने कर चुके हैं। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसको रेज करूँगा। अब हम आते हैं वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के ऊपर। तो when 2 or more atoms combine together by covalent bond, जब 2 या 2 से ज़्यादा
एटम्स जो है, 2 or more atoms combine together, 2 or more atoms combine together to form molecule, to form molecule. दो या दो से ज्यादा जो एटम्स अगर आपस में कंबाइन हो जाए तो मॉलिक्यूल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हम आते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल के बाद में एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट अ सब्सटेंस which is composed of similar atoms, which is composed of similar atoms having identical atomic number, identical atomic number is called an element। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो है सिमिलर एटम्स हो, जो सिमिलर एटम्स का बना हुआ हो और आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर भी आइडेंटिकल हो। जैसे कि आपके पास अगर हम कहें गोल्ड या सिल्वर, तो ये जो है जैसे गोल्ड या सिल्वर, आयरन, कॉपर, तो ये जो सब्सटेंसेस जो है, जैसे गोल्ड का सब्सटेंसेस है तो सारे एटम्स उसके अंदर गोल्ड के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो गोल्ड के अंदर कोई दूसरी चीज आयरन या कॉपर वगैरह मिक्स हो तो वो गोल्ड नहीं होगा। इसी तरह से सिल्वर, जैसे हम कहते हैं चांदी जिसको कहते हैं, तो सारे उसके अंदर एटम्स जो है या सारे जो उसके अंदर जो है वो सब्सटेंस सिल्वर के अंदर, सिल्वर के सब्सटेंस के ऊपर अंदर जो है सारे एटम सिल्वर के ही होने चाहिए, दूसरे कोई एटम नहीं होने चाहिए। अगर दूसरा कोई एटम होगा तो उसको एलिमेंट नहीं कहेंगे, उसको फिर अलॉय कहेंगे, ALLOY, अलॉय जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिमिलर एटम्स का बना हुआ और जिसका एटॉमिक नंबर भी आइडेंटिकल हो, उसको एलिमेंट कहेंगे। कंपाउंड क्या होता है? 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 elements, 2 or more elements combine together chemically, form a compound, forms a compound। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर केमिकली कंबाइन किए गए और वो जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है पढ़ा है वो मॉलिक्यूल, और हमने जो है मॉलिक्यूल के बाद में हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम मजीद आते हैं यहाँ पे मिक्सचर के ऊपर। 2 or more substance, 2 or कैपिटल कर देता हूँ, 2 or more substances mixed together या combined together मिक्स टुगेदर, नॉट केमिकली, मतलब केमिकली नहीं, केमिकली उसको हम मिक्स नहीं करें, तो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास जो है ना वो मिक्सचर बन जाएगा, फॉर्म का मिक्सचर। अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब हर एटम का जो है वो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उनका
एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो असल में, जिसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, और इसमें किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, इन एनी एटम और इन एनी एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में हो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में हो, तो उसको हम जो है वो एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इनसाइड द शेल्स होता है, इन द आउटसाइड द न्यूक्लियस जो शेल्स में होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, एटम की आपको स्ट्रक्चर तो याद होगी आपको, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ अभी एटम की स्ट्रक्चर, और उसमें आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियस के आउटसाइड क्या होता है, इनसाइड क्या होता है, ये एवियन के लिए, आपके एवियन के लिए। तो जैसे यहाँ पे अगर एटम की स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करते हैं, एक गोल सा या स्फेरिकल शेप का जो है ये दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है इसको के शेल कहते हैं, और सेकंड ऑर्बिट को एल शेल कहते हैं। उसके बाद में जो ऑर्बिट है उसको एम कहते हैं, और चौथी नंबर को एन कहते हैं, फिर ओ आती है, फिर पी आती है। इस तरह से ऑर्बिट्स चलती रहती हैं, और ये जो दरमियान में जो बना हुआ है ये स्फेरिकल शेप, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के सब पार्टिकल जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और तीसरा जो पार्टिकल हमारे पास है वो है न्यूट्रॉन्स। ये 3 पार्टिकल्स हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास है वो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और बाकी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स के अंदर लाई करते हैं। ये शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद में एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर की शक्ल में से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में होते हैं। इस तरह से मतलब आपने पढ़ा होगा पहले, ये हम मजीद भी आगे पढ़ेंगे इसमें कौन से शेल में कितने होते हैं, इसमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इसमें आगे है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एटम के अंदर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम, नॉट न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी एटम में टोटल जितने भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास जो है डेफिनेशन है वो है मास नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो हमारे पास है, या मास नंबर कहते हैं, एटॉमिक मास। और इसको हम हमेशा ए से लिखते हैं, और इसका जो यूनिट हमारे पास है AMU से मेजर करते हैं हमेशा, AMU। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, इससे मेजर करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, असल में जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने भी मौजूद हैं किसी भी एटम में, उन दोनों को प्लस करके जो आंसर आता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, number of protons and neutrons
इन एन एटम, किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, उसके बाद में हमारे पास आता है आइसोटोप्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइसोटोप्स। Atoms of the same elements having atoms of same elements having same atomic number but different mass number या different atomic mass, different atomic mass, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो। मतलब जैसे हमारे पास जैसे पहला एलिमेंट है, मैं पहले एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था और मजीद इसमें भी हम पढ़ेंगे आगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। जो पहला जो आइसोटोप है 1H1 कहते हैं, 1H1, जिसका जो है जिसको प्रोटियम कहते हैं। प्रोटियम मतलब जिसमें एक जो है वो सिर्फ प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन नहीं हो, ठीक है, ये प्रोटियम है पहला आइसोटोप। दूसरा जो है 1H2, इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो है यहाँ पे एटॉमिक मास इसका 2 बन जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिसको हमने पढ़ा था यहाँ पे, सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इसका एटॉमिक मास। तो इसमें इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास 2 है, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में का ड्यूट्रियम वाला जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास 2 हो जाता है। तो प्रोटियम के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही रहता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसीलिए जितना प्रोटॉन होते हैं वो ही इधर यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाता है। और तीसरा जो आइसोटोप है इसका 1H3, इसको कहते हैं ट्राइटियम। ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है और ये जो है ये हमारे पास ट्राइटियम। ये 3 इसके आइसोटोप्स हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे इसमें मजीद। तो यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं, यहाँ पे नीचे ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पे ऊपर जो यहाँ पे नंबर लिखते हैं ये एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तीनों में हाइड्रोजन का 1 ही है मगर एटॉमिक मास इसका डिफरेंट है। तो यहाँ पे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो मगर एटॉमिक मास डिफरेंट हो। उस जो है उन एटम्स को हम कहते हैं जो आइसोटोप्स। तो ये जो है ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास इसका डिफरेंट है। तो ये 3 आइसोटोप्स हमारे हाइड्रोजन के हैं हमारे पास। ये हम मजीद आगे भी पढ़ेंगे। दूसरे भी एलिमेंट्स हैं कुछ, उनके भी जो है आइसोटोप्स हमारे पास हैं। कार्बन है, तो इसके जो कार्बन है जैसे कार्बन का भी है, कार्बन का 6 है, कार्बन C6 वगैरह दूसरे भी है। तो इसमें हम देखेंगे आगे, इस पर मजीद ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, आगे हम इसके मजीद मूव हो रहे हैं। उससे पहले आगे डेफिनेशंस करने से पहले सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, उसके बाद में हम आगे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद में हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास तो हमने पढ़ी है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब के एटम्स के जो है मासेस का सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all elements present in a molecule present in a
मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ये यहाँ तक मैं नहीं लिखा, आप लिखेंगे सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सारे एटम्स के मासेस का सम, उनको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। जैसे यहाँ पे लेट सपोज में एक सिंपल फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, H2O। H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ पे 3 एटम्स है असल में, ये 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का है। तो ये पूरा मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है वाटर का, पानी का मॉलिक्यूल है। और इसमें जो है एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो मौजूद है। हाइड्रोजन का मास जो है हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन उसका 1 है, ये 2 हाइड्रोजन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का जो मास है हमारे पास 16 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हमारे पास 16, तो 2 प्लस 16 अगर करेंगे तो हमारे पास 18 AMU। हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल का जो मास जो आ जाएगा हमारे पास 18 AMU आ जाएगा। अच्छा, ये जो एटॉमिक मासेस वगैरह ये निकालने के लिए आपके पास, या मॉलिक्यूलर मासेस निकालने के लिए आपके पास आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मासेस आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो आपको पता है और उनके मासेस पता है, उनके सिंबल्स पता है, तो आप आसानी से मॉलिक्यूलर मासेस और एटॉमिक मासेस आप फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप मतलब किसी भी कंपाउंड का मास वगैरह आप नहीं निकाल सकते अगर आपको एटॉमिक मासेस आपको सही तरह याद नहीं होंगे तो ये आपको पता होने चाहिए। एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन से हैं ये सब आप सबको पहले से पता है, 9th क्लास की आप केमिस्ट्री में पढ़कर भी आए। पहला जो हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एनी हाउ आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना सारे जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली हमारे पास जो भी कंपाउंड्स हैं तकरीबन वही एलिमेंट्स उसमें यूज हुए हैं बार बार। तो आपके पास जो है ना ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको अगर मैं पूछूँ CH4 का मास कितना बनेगा। CH4 हमारे पास है मीथेन, जो मीथेन गैस है हमारे पास नेचुरल गैस, इसका फार्मूला मतलब मीथेन गैस में। तो इसमें CH4 का जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, तो आपको C का पहले से पता होना। हाइड्रोजन को मैंने अभी बता दिया कि 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन होता है सिर्फ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में, तो इसका तो 4 आ जाएगा। मगर कार्बन का आपको नहीं पता होगा, अगर किसी ने याद नहीं किया होगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 पे होता है और उसमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो भी 6 होते हैं। तो 6 + 6 करेंगे तो 12, तो इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा 16 AMU। इसी तरह लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं NaCl का कितना है, तो Na और Cl के बारे में आपको पता होना चाहिए। Na जो है हमारे पास सोडियम है, 11th नंबर पे है और उसमें 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 11 + 12 करेंगे तो 23, इसमें वो आ जाएंगे हमारे पास एटॉमिक मास इसका Na का। तो Cl क्लोरीन होता है जिसके जो है वो 17 नंबर पे है और इसका एटॉमिक मास 35.5 है। इसमें 18.5 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 35.5। तो ये अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 58.5 AMU हमारे पास इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। तो आपके पास कहने का मतलब है कि आपके पास फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस और उनके सिंबल्स भी, जिससे सोडियम का सिंबल Na है, क्लोरीन का सिंबल Cl है, फास्फोरस का सिंबल P है, पोटेशियम का सिंबल K है। तो ये आपको पता होने चाहिए। अगर ये पता होंगे तो आप जो है मॉलिक्यूलर मासेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं और एटॉमिक मासेस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एटम्स के पता चल जाएंगे एटॉमिक मासेस कितने, एटॉमिक मासेस जब पता चलेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मासेस या फार्मूला मासेस आप निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड के, ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहले अब हम आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं आगे। मजीद हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास है, इस तरह से फार्मूला मास की है। फार्मूला मास का मतलब है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला, उसको हम कहते हैं फार्मूला मास, ठीक है। इसी को ही हम इस तरह से, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूल का होता है। फार्मूला मास जैसे यहाँ पे सोडियम का यहाँ पे फार्मूला है NaCl, ठीक है, NaCl, तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा sum of atomic masses of all elements present in the formula is called formula mass। ये फार्मूला मास भी हमारे पास आ गया। फार्मूला मास आपके सामने, ये फार्मूला लिखा पड़ा है, सोडियम का फार्मूला ये
ठीक है। और इसके मीथेन का जो है ये फार्मूला है CH4 का, ठीक है। ये सारे जो है ये हमारे पास फार्मूला मासेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास इसको मैं अभी इरेज करूँगा। अभी इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन है जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होगी, उसको हम कभी करेंगे क्योंकि वो यूज़ भी होंगे अभी इस चैप्टर के जो है हमारे पास पढ़ने में हेल्प भी करेंगी और आगे जो है न्यूमेरिकल्स से सॉल्व होंगे अभी, सही है। तो वो अभी हम करेंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़कर आएंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कौन सी डेफिनेशंस यूज होगी केमिस्ट्री में, वो हम देखेंगे अभी। ओके, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास है मोल। अच्छा, मोल क्या होता है हमारे पास केमिस्ट्री में? मोल का मतलब है एटॉमिक मास। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, और फार्मूला मास। of a substance represented in grams, या इसको ऐसे कर दें कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, चलो ऐसे लिखो, रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स is called a mole. Is called one mole effect या a mole effect. Atomic mass, molecular mass और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। अगर किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 12 AMU या 12 ग्राम, इसको हम 12 ग्राम भी कहते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तो इसको भी हम 1 मोल के तौर पे कंसीडर करेंगे। मॉलिक्यूलर मास जैसे अभी वाटर का हमने निकाला था, वाटर का H2O, इसका 18 AMU या 18 ग्राम, इसको भी हम 1 मोल कंसीडर करेंगे। और NaCl जैसे साल्ट का, टेबल साल्ट हमारे पास जो है, इसका हमने अभी निकाला था 58.5 AMU या 58.5 ग्राम, इसको भी हम 1 मोल कंसीडर करेंगे। तो मोल क्या होता है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया गया हो तो उसको हम 1 मोल कंसीडर करेंगे। तो 1 मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो या फार्मूला मास हो, उसको हम 1 मोल कंसीडर करेंगे। उस सब्सटेंस के लिए वो 1 मोल होगा, ठीक है। दूसरे सब्सटेंस के लिए 1 मोल अगेन चेंज होगा। जैसे कार्बन के लिए 1 मोल अलग है, वाटर का 1 मोल वो अलग ग्राम्स के बराबर है, NaCl का 1 मोल वो अलग ग्राम्स के बराबर है। मतलब हर सब्सटेंस का मोल जो है वो अपने क्वांटिटी के बराबर होता है, अपने नंबर ऑफ ग्राम्स के बराबर होता है, ठीक है। तो मोल क्या होता है? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 मोल, ठीक है। इसका जो है यूज अभी आगे आएगा। इसमें दूसरी जो है वो जो है हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। एवोगैड्रोस नंबर एक नंबर है जो एवोगैड्रो ने, साइंटिस्ट ने बताया है कि एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम एन सबस्क्रिप्ट में ए ऐसे करके लिखते हैं, Na। एवोगैड्रोस नंबर जो है हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो साइंटिस्ट ने बताया कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। एक मोल के अंदर अगर वो मतलब जो है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस हिसाब से
कितने पार्टिकल्स, कितने उसमें एटम्स होंगे, या कितने उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, या कितने उसमें आयंस होंगे। अगर आयोनिक सब्सटेंस है तो कितने उसमें आयंस होंगे। तो उसने कहा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल any substance, of a substance, of any substance, then 1 mole of any substance contains 6.02 multiplied by 10 power 23 atoms, molecules और आयंस। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं। इस नंबर का मतलब है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 हम आगे इसमें करेंगे इसको कैलकुलेशन। ये इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर जो लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन को जब हम सॉल्व करते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 की पावर प्लस की 23 है, तो प्लस की 23 अगर आती है तो पॉइंट को हम 23 टाइम्स इस तरफ मूव करेंगे, 23 डिजिट्स इस तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा नंबर बनेगा। कैसे मूव करेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे 6.02 लिख देता हूँ तो पॉइंट को मैं मूव करूँगा 1 2 टाइम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 यहाँ पे मतलब पॉइंट है। इतने सारा नंबर, ये सारे जो यहाँ पे जो गैप्स बने हैं इसमें हम जीरो करते जाएंगे, मतलब इतना नंबर बनेगा हमारे पास और पॉइंट उधर आ जाएगा और पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। ये पूरा जो नंबर बनेगा यूनिट 10 100 1000 10,000 जो भी नंबर बनेगा ये पूरा इतना बड़ा नंबर बनेगा। कितने उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उसमें, तो ये हम इसको हम मजीद आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म को वापस एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, ये हम आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो एवोगैड्रो नंबर ये कहता है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके अंदर इतने बड़े ज़्यादा मतलब इतने 6.02 ये दो इसमें फिर हो जाएगा, बाकी 21 जीरो आगे, मतलब इतने पार्टिकल्स उसमें आएंगे। इतने आयंस भी आ सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, इतने एटम्स भी आ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंस। अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो आयनिक सब्सटेंस इतने आयंस होंगे, और अगर इतने एटॉमिक मतलब सॉलिड एटम्स हैं, एटम्स का बना हुआ तो उतने एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे। ओके, इसके बाद में हम आते हैं अभी यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये दो डेफिनेशन हम करेंगे जो डिटेल में अभी करेंगे। उसके बाद में हम डिटेल में आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आज का, उसमें हम सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस जो हमारे पास यूज हो रही हैं वो हम करेंगे इसमें सिर्फ। और आगे जो मजीद जो है हम मजीद डिटेल में जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सही तरह से जो टॉपिक्स हैं हमारे पास न्यूमेरिकल टॉपिक्स, वो न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे उसमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अभी हम आते हैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस, उसमें बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो आपको पता थी पहले से, मुझे 9th क्लास में वो सिर्फ रिकैप्चुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे जो समझा दिया था। यहाँ पे सबसे पहले है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इसमें पता चले। इट शोज ऐसा फार्मूला जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स बताए। इट शोज द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स present in a formula. It shows relative number of atoms present in a compound. और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला
जिसको हम MF कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in a compound. प्रेजेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, जो भी कह रहे हैं, कंपाउंड और मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो भी, ठीक है, मर्जी है। तो इसमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चलते हैं इसमें, और इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल बता रहा हूँ ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज जैसे हमारे पास है, उसका फार्मूला है C6H12O6। इसमें देखें एक्चुअल फार्मूला हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये वाला है C6H12O6, जिसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 हमारे पास जो है आएंगे 612O6। तो अगर हम इसको जो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स अगर मालूम करना चाहें, मतलब कौन से जो एटम्स हैं किससे डबल है, 2 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है, इसमें देखेंगे अगर हम डिवाइड बाय 6 करेंगे सबको, यहाँ पे C1 आ जाएगा और H2 आ जाएगा। 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे और O भी 1 आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन जो है इन दोनों से डबल है। सिंगल ये जो है कार्बन और ऑक्सीजन जितने भी होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल होने चाहिए, तब उसके ग्लूकोज के एटम्स बनेंगे। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होंगे तो हाइड्रोजन के 12 होने चाहिए, डबल होने चाहिए। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के 12 एटम्स होंगे तो हाइड्रोजन के 24 होने चाहिए, डबल होने चाहिए, तब जाके इसमें हमारे पास इसका ग्लूकोज के एटम्स, मतलब जो है हमारे पास बनेंगे, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज, और ये बन जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। तो हम बहुत सारे दूसरे कंपाउंड से जिसके हम एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से या मॉलिक्यूलर फार्मूला हम निकाल सकते हैं अगर हमें पता चलेगा कौन सा नंबर मल्टीपल है, तो उस हिसाब से। तो हम ये आगे मजीद डिटेल में ये दोनों टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। जो बेसिक डेफिनेशन हमने जो है ज़्यादातर जो हमने कर दी है पूरे चैप्टर की, तो मजीद जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और इस पे जो है इस चैप्टर को जो है मजीद डिटेल में हम इसको जो है सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब साइंटिफिक नोटेशन में जो किस तरह से हम 10 की पावर वाले नंबर बना सकते हैं ऑर्डनरी नंबर से, और ऑर्डनरी नंबर 10 की पावर वालों को साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से हम ऑर्डनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम इन टॉपिक्स की तरफ भी आएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक हमारे पास भी है वो भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के हवाले से भी ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके डिटेल में जो टॉपिक्स हैं किस तरह से बनाया जाता है, इनके प्रोसीजर है, वो हम मजीद आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी तक मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।